स्टूडेंट, मैं अनिल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं विमीय समीकरणों के उपयोग, यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस। विमीय समीकरण, इससे पहले वाली वीडियो में हमने विमीय समीकरण पढ़ी थी कि विमीय समीकरण कैसे निकालते हैं। जैसे कोई भौतिक राशि है तो उसका विमीय समीकरण किस तरह से निकालते हैं। आज हम इस वीडियो में विमीय समीकरणों के उपयोग पढ़ने वाले हैं कि जो विमीय समीकरण है, जो हमने विमीय समीकरण निकाले, उनके क्या उपयोग है, क्या काम आते हैं वो। तो एक बार मैं फिर से दोबारा से यहाँ पर रिवाइज कर देता हूँ कि विमीय समीकरण कैसे निकालते हैं। तो देखिए, भौतिकी में यदि हम द्रव्यमान को कैपिटल एन, लंबाई को कैपिटल एन और समय को कैपिटल टी से व्यक्त करें तो किसी भी भौतिक राशि को हम u बराबर के m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये जो समीकरण आती है हमारी, इस समीकरण को ही हम क्या कहते हैं? विमीय समीकरण कहते हैं। आज हम इस समीकरण के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे कि इसके क्या क्या उपयोग हैं। तो सबसे पहले हम विमीय समीकरणों के उपयोग के बारे में जान लें कि विमीय समीकरणों के क्या क्या उपयोग है। उसके बाद में उन उपयोगों का एक एक करके हम सिद्ध करेंगे कि क्या उपयोग होता है। तो सबसे पहले उपयोग है विमीय समीकरण का, किसी भौतिक राशि के परिमाण को, किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। तो पहला उपयोग तो यह है कि यदि कोई भौतिक राशि है, उसका हमें एक मात्रक पद्धति में परिमाण पता है, तो उसको हम दूसरी मात्रक पद्धति में कैसे चेंज करेंगे, तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले और उपयोग है, उनको भी हम बारी बारी से एक एक करके लिख लेते हैं कि क्या उपयोग है। दूसरा उपयोग है वो ये है, किसी भौतिकीय सूत्र की सत्यता की जांच करना। दूसरा विमीय समीकरण का उपयोग क्या है कि कोई भौतिकीय सूत्र सत्य है या नहीं, सही है या नहीं, हमने जो लिखा है वो सही है या नहीं, इसकी जांच करना। तीसरा जो विमीय समीकरण का उपयोग है वो ये है, विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। तो तीसरा जो हमारा उपयोग था वो ये है कि विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। ये तीन हमारे इंपॉर्टेंट यूजेज है विमीय समीकरणों का। पहला है किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। दूसरा है किसी भौतिकीय सूत्र की सत्यता की जांच करना। तीसरा है विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। अब एक एक करके ये तीन हो गए हमारे उपयोग। यदि आपसे कोई प्रश्न एग्जाम में पूछे कि विमीय समीकरण के क्या उपयोग है, तो आपको तीन उपयोग लिखे हैं। विमीय समीकरण के निम्न तीन उपयोग है, पहला, दूसरा और तीसरा। इन तीनों उपयोगों को आपको लिखना है। लेकिन तीनों उपयोगों को किस प्रकार से चेंज करते हैं, तो ये हम बारी बारी करके एक एक पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा, किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना किस प्रकार से चेंज करेंगे, वो हमको समझना है। तो इसका जो पहला उपयोग है वो पढ़ेंगे हम। फर्स्ट जो उपयोग है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। किसी भौतिक राशि
के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। तो किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में कैसे चेंज करते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे इसके अंतर्गत। तो देखिए, पहले में तो मैं इस उपयोग के बारे में आपको विस्तार से समझा दूं कि इसका मतलब क्या है कि किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में चेंज करना होता क्या है इस उपयोग का मतलब। जैसे मान के चलो कोई भौतिक राशि है हमारी ऊर्जा। भौतिक राशि हमारी क्या है, माना ऊर्जा है। ये तो हो गई हमारी क्या, भौतिक राशि। अब इसका मान के चलो किसी पद्धति कौन सी, मान के चलो MKS पद्धति में इसका मान है आपका 10 जूल। कितना है, 10 जूल है। तो हमें इसका मान CGS पद्धति में चेंज करना है। तो CGS पद्धति में मात्रक क्या होता है, इसका अर्ग होता है। तो उस अर्ग में कितना अर्ग होगा ये हम ज्ञात करेंगे, यानी कि इसका मान हम कैलकुलेट करेंगे इन विमीय समीकरणों की सहायता से कि यदि एक पद्धति में हमारे पास में परिमाण है और दूसरी पद्धति में हमें परिमाण निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे, वो हम निकालेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। तो देखिए, मैं ये बात आपको पहले ही समझा चुका हूं कि किसी भी भौतिक राशि को लिखने के लिए, पूर्णतः व्यक्त करने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है, और वो दो कौन कौन सी है। एक तो है उस भौतिक राशि का परिमाण, एक तो क्या है, उस भौतिक राशि का परिमाण, और दूसरा है उस भौतिक राशि का मात्रक। जैसे मान के चलो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को हमको पूर्णतः व्यक्त करना है तो क्या होगा, जैसे मान के चलो इस जो पेन है इसका द्रव्यमान मान के चलो 10 ग्राम है। तो हमें इसे लिखने के लिए इसके द्रव्यमान तो क्या हो गई, हमारी भौतिक राशि हो गई। इसको व्यक्त, तो द्रव्यमान तो है हमारी भौतिक राशि, द्रव्यमान क्या है, हमारी भौतिक राशि। ये जो 10 है ये हमारा क्या है, परिमाण, और ये जो ग्राम लगा हुआ है ये हमारा उस भौतिक राशि का क्या है, मात्रक। यानी कि भौतिक राशि द्रव्यमान इसे व्यक्त करने के लिए हमें दो चीजों, परिमाण और दूसरा किसकी आवश्यकता हुई, मात्रक की आवश्यकता होती है। तो देखिए, हम किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम इसके बारे में, क्या लिखना है इसके बारे में। किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मात्रक एवं परिमाण की आवश्यकता होती है, यदि किसी भौतिक राशि और उस भौतिक राशि को क्या मान ले हम, Q। यदि किसी भौतिक राशि Q का एक मात्रक पद्धति में परिमाण N1 तथा मात्रक U1 है। परिमाण कितना, N1 तथा मात्रक क्या है, U1 है। मात्रक कितना है, U1 है, तथा
इस पद्धति में तथा इस पद्धति में यदि द्रव्यमान लंबाई वे समय को क्रमशः m1 l1 व t1 से व्यक्त करें। क्या मान रहे हैं कि यदि किसी भौतिक राशि Q, अननोन भौतिक राशि ले रहे हैं कि यदि कोई भौतिक राशि हमारी Q, उसका एक मात्रक पद्धति कोई सी भी ले लो, एक मात्रक पद्धति जो हमें दी गई होगी उसको हम क्या मान रहे हैं, प्रथम मात्रक पद्धति में परिमाण हम क्या मान रहे हैं, n1 है और मात्रक क्या है, u1 है। तथा इस पद्धति में जो द्रव्यमान लंबाई और समय है उसको यदि m1 l1 और t1 से व्यक्त करें, जैसे बेमैया समीकरण निकालने के लिए हमने क्या लिया था, mlt लिया था, तो यहाँ पर द्रव्यमान लंबाई और समय को क्रम से किससे व्यक्त कर रहे हैं, m1 l1 और t1 से व्यक्त करें। तथा इस भौतिक राशि की यदि बेमाएं A, V व C है तब U1 बराबर के क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं हमने क्या लिखा था, U बराबर के m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c के रूप का समीकरण क्या हो कहलाता है, आपका विमीय समीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर U1 यानी कि प्रथम मात्रक पद्धति में, U1 का मतलब क्या है, प्रथम मात्रक पद्धति में यानी कि एक मात्रक पद्धति में, यहाँ मैं एक को क्या लिख दूं, प्रथम लिख दूं, Q का प्रथम मात्रक पद्धति में परिमाण n1 और मात्रक क्या है, U1 है। तब हम U1 को क्या लिख सकते हैं, लंबाई को हम इसमें किससे व्यक्त कर रहे हैं, द्रव्यमान को किससे व्यक्त कर रहे हैं, m1 से, लंबाई को l1 से और समय को t1 से। इसकी विमाएं क्या मान रहे हैं हम, a, v और c, a, v और c, समीकरण नंबर 1। तब इस भौतिक राशि का मान, तब वह भौतिक राशि क्या होगी, मान Q बराबर के, किसी भी भौतिक राशि को लिखने के लिए क्या होती है, पहले परिमाण लिखते हैं हम उस भौतिक राशि का और फिर उसके बाद में क्या लिखते हैं, मात्रा लिखते हैं। तो Q बराबर के क्या होगा आपका n1 u1, Q बराबर क्या होगा n1 इंटू के u1, n1 का n1 और u1 की जगह क्या लिखेंगे हम, ये मान लिखेंगे, तो u1 का आएगा आपका मान m1 की पावर a, l1 की पावर b और t1 की पावर c, समीकरण नंबर 2। तो क्या माना हमने कि माना हमारी कोई भौतिक राशि Q है, उसका परिमाण U1 है प्रथम मात्रक पद्धति में और मात्रक परिमाण n1 है और मात्रक कितना है, U1 है, और उसको हम इस तरह से प्रदर्शित कर रहे हैं m1 l1 और t1, यानी कि लंबाई, द्रव्यमान लंबाई और समय जो उसकी विमाएं हैं उनको हम m1 l1 और t1 से व्यक्त करें, और यदि इस भौतिक राशि की विमाएं a, v व c हो तो U1 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, U1 बराबर m1 की पावर a, l1 की पावर b और t1 की पावर c। तब उस भौतिक राशि को n1 U1 बराबर की, n1 तो रहेगा आपका और U1 का मान हम कहाँ से रखेंगे, यहाँ से रखेंगे। सेकंड क्या करते हैं हम, सेकंड लेते हैं, इसी प्रकार यदि इसी भौतिक राशि का कौन सी, जो हमने अभी काम में लिए है, इसी प्रकार यदि इसी भौतिक राशि Q का दूसरी मात्रक पद्धति, पहली तो ये ली और दूसरी ये, दूसरी मात्रक पद्धति में परिमाण n2 तथा मात्रक U2 है,
मात्रक कितना है, U2 है, तथा तथा इसमें लंबाई, सॉरी लंबाई से पहले मैं द्रव्यमान लूं, तथा इसमें द्रव्यमान, लंबाई व समय को क्रमशः किससे, दूसरी पद्धति है तो M2 L2 व T2 से व्यक्त करें, तब आपके U2 बराबर क्या आएगा, ये मैं मिटा रहा हूं, तब आपके U2 बराबर क्या आएगा, U2 बराबर के क्या आएगा, जैसे U1 बराबर क्या आया था, M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C, तो U2 बराबर क्या आएगा आपका M2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C। बेमाएं आपके वही रहेंगी, बेमाएं आपके वही रहेंगी, क्यों रहेंगी, क्योंकि हमने जो भौतिक राशि है वो चेंज नहीं की है, यानी कि जो भौतिक राशि का प्रथम मात्रक पद्धति में मान था वही आपके जो भौतिक राशि प्रथम पद्धति में थी आपकी, वही भौतिक राशि हमने क्या ली है, दूसरी पद्धति में ली है, तो बेमाएं आपके चेंज नहीं होंगी। अतः द्वितीय पद्धति में भौतिक राशि Q का मान कितना होगा, Q बराबर के N2 N2 के U2, या ये होगा Q बराबर के N2 तो N2 ही, और U2 की वैल्यू यहाँ से लग रखेंगे तो U2 की वैल्यू आएगी आपकी M2 की पावर A, यहाँ से ले रहे हैं L2 की पावर B और T2 की पावर C। समीकरण नंबर 2। अब नेक्स्ट यहाँ से क्योंकि हम जानते हैं कि N1U1 बराबर के होता है आपका N2U2। क्या होता है, N1U1, सॉरी U2 नहीं U1, N1U1 बराबर के क्या होता है, N2U2 होता है। ये हमने फर्स्ट वीडियो जब डाली थी तभी पढ़ लिया था कि N1U1 बराबर के N2U2 कैसे आता है। अब यहाँ से N1U1 का मान तो कहाँ से लिखेंगे, समीकरण नंबर 2 से, और N2U2 का मान समीकरण नंबर 3 से, ये सॉरी समीकरण नंबर कितनी है, 3 है। तो समीकरण नंबर 2 से तो N1U1 का मान और समीकरण नंबर 2 से N2U2 का मान लिखेंगे यहाँ पर हम, ये N2U2 है तो Q बराबर के N2U2 ये आएगा। तो मैं यहाँ पर N1U1 का मान लिखता हूँ पहले और फिर उसके बाद में N2U2 का मान लिखता हूँ। तो N1U1 का मान आपके यहाँ से कितना है, N1 M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C बराबर के N2 और U2 की वैल्यू ये आपके N2 समीकरण नंबर 2 से आएगा ये मान। तो M2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C, T2 की पावर C, N1 M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C, N2 M2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C। कहाँ से लिखा है मान हमने, समीकरण 3 से, तो ये लिखा है N2U2 का मान, और समीकरण नंबर 2 जो अभी थी हमारी उससे वहां से लिखा हमने N1U1 का मान। अब प्रथम मात्रक पद्धति में, ये तो किस में था, प्रथम मात्रक पद्धति में हमारा मान था, और ये हमारा दूसरी मात्रक पद्धति में मान है। अब प्रथम मात्रक पद्धति में हमें मान पता होता है और दूसरी मात्रक पद्धति में मान हमें क्या करना होता है, ज्ञात करना होता है। विमीय समीकरण का जो पहला उपयोग है वो यही तो है, किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में चेंज करना।
तो प्रथम में हमें जो मान है वो दिया गया होगा और दूसरी पद्धति में हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अब हमें n2 की वैल्यू निकालनी है, तो n2 के लिए सॉल्व करेंगे तो इसका क्या देंगे, भाग देंगे। तो n2 बराबर क्या आएगा आपका, n1 m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c। यहां से भाग देंगे तो ये आएगा आपका m2 की पावर a, l2 की पावर b और t2 की पावर c, t2 की पावर c। आगे जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका n2 बराबर के, ये m1 अपॉन के m2 दोनों की सेम पावर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले तो लिख ले n1 m1 अपॉन के m2 दोनों की पावर कितनी है, a, तो इसको एक ही कोष्टक में लिख दे हम, m1 अपॉन के m2 की पावर a, क्योंकि दोनों की पावर a लग रही है तो कॉमन रूप में लिख दिया। फिर l1 अपॉन के l2 दोनों की पावर b क्या है, b, तो इसको भी इसी तरह से लिख सकते हैं हम, l1 अपॉन के l2 की पावर b। इसी तरह से इसको लिख सकते हैं हम t1 अपॉन t2 की पावर c, t1 अपॉन के t2 की पावर c। तो ये आ जाता है हमारा द्वितीय पद्धति में उस परिमाण का मान, उस भौतिक राशि के परिमाण की वैल्यू। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम n2 बराबर के n1 m1 अपॉन के m2 की पावर a, l1 अपॉन के l2 की पावर b, t1 अपॉन के t2 की पावर c, इस फॉर्मूले की सहायता से हम किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को हम एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में चेंज कर सकते हैं। और देखिए इसे याद करना बड़ा सरल है, सीधे सीधे याद हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो कैसे याद करना है आपको, n2 n1 को क्या मानेंगे हम, n2 बराबर के n1 यानी कि नाना, m1 m2 मामा, l1 l2 लाला। तो क्या होती है इसकी ट्रैक देखिए, नाना मामा के जब लाला जाता है, कोई छोटा बच्चा है होता है तब जाता है, यानी कि नाना मामान के जब लाला जाता है तो क्या करता है, टाटा करता है, t1 t2 का मतलब टाटा करता है। और वहां जा पहुंचता है तो क्या बोलता है कि उससे पूछते हैं कोई क्या पढ़ा तूने, क्या सीखा, तो क्या बोलता है, 1 2 1 2 1 2 1 2 और ABC बोलता है। तो इसकी सीधी सी ट्रैक होती है, नाना मामान के लाला जाता है, टाटा करता है, 1 2 1 2 और ABC बोलता है। एक याद करने का तरीका, नहीं तो हमको याद तो क्या करना है, बेसिकली वैसे ही याद करना है, n2 बराबर के n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन के l2 की पावर b और t1 अपॉन t2 की पावर c। इस फॉर्मूले की सहायता से, फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले की सहायता से हमारे बहुत से सवाल सॉल्व होते हैं। किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को हम एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में चेंज कर सकते हैं। अब मैं एक उदाहरण लेता हूं जहां पर इसको अप्लाई करके बताता हूं, ये दिखाता हूं आपको कि कैसे हम किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में चेंज कर सकते हैं। तो अब एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि हम कैसे किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में चेंज करते हैं। तो सवाल हमारा ये है, गुरुत्वीय त्वरण g का मान, गुरुत्वीय त्वरण आपने पढ़ा होगा, g का मान क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण भौतिक राशि है, गुरुत्वीय त्वरण g का मान MKS पद्धति में, पद्धति एक पहली जो कौन सी हमारी MKS पद्धति है, गुरुत्वीय त्वरण g का मान MKS पद्धति में कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यानी कि जो पद्धति एक है उसमें n1 बराबर, तो ये रहा आपका 9.8 और u1 बराबर कितना है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको हम ज्ञात कर सकते हैं विमीय विधि से। इसका मान CGS, कौन सी पद्धति, CGS पद्धति में ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे देखिए, सबसे पहले लिखेंगे हम भौतिक राशि, भौतिक राशि, यहां पर हमारी भौतिक राशि क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। भौतिक राशि कौन सी है हमारी, गुरुत्वीय त्वरण। भौतिक राशि कौन सी है यहाँ पर हमारी, गुरुत्वीय त्वरण। यानी गुरुत्वीय त्वरण को हमको चेंज करना है MKS पद्धति से CGS पद्धति में। भौतिक राशि हो गई हमारी गुरुत्वीय त्वरण। विमा, अब त्वरण की विमा क्या होती है, मैंने कहा था त्वरण कोई सा भी हो, गुरुत्वीय त्वरण हो चाहे रेखीय त्वरण हो, दोनों की विमा क्या होगी, सेम होगी।
तो गुरुत्वीय त्वरण की विमा होती है आपकी m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर -2। ये आपको पता होनी चाहिए कि विमा कितनी होती है। तो ये विमा होगी आपकी गुरुत्वीय त्वरण की। अब यहाँ पर अगर हम तुलना करें किस वाले फॉर्मूले से, u बराबर के m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c वाले फॉर्मूले से तुलना करें तो a का मान कितना आता है 0, b का मान कितना आता है 1 और c का मान कितना आता है -2। तो ये विमा नहीं है, आपका क्या है, विमीय समीकरण है। त्वरण, ये गुरुत्वीय त्वरण का क्या है, विमीय समीकरण। अतः विमा होंगी आपकी कितनी, a बराबर के 0, m पर जो घात लग रही है वो a के बराबर होगी, b बराबर के 1, l पे जो घात लग रही है वो b के बराबर होगी और c बराबर के -2, t पे जो घात लग रही है वो c के बराबर होगी। तो ये a बराबर 0, b बराबर 1 और c बराबर क्या हो गया, -2 हो गया। n1 का मान आपको कितना दिया हुआ है, n1 का मान है मतलब पद्धति 1 में जो मान है, n1 की वैल्यू हमें दी गई है 9.8। n1 का मान कितना दिया गया है, 9.8। अब हमें n2 का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं n2 बराबर के क्या होता है आपके, n2 बराबर क्या होता है, n1, अभी जो फॉर्मूला निकाला है हमने, n2 बराबर होता है m1 अपॉन के m2 की पावर a, l1 अपॉन के l2 की पावर b, t1 अपॉन के t2 की पावर c। अब यहां पर हम इन सारे मानों को रख के क्या निकालेंगे, n2 की वैल्यू निकालेंगे। पद्धति 1 हमारी MKS है, पद्धति 2 CGS है। तो कैसे निकालेंगे देखिए आप, तो ये होगा आपका n2, n1 की वैल्यू कितनी है आपकी 9.8, तो ये लिख लिया हमने 9.8। m1 हमारा मतलब पद्धति 1 में द्रव्यमान को व्यक्त करता है। तो पद्धति 1 हमारी कौन सी है, MKS है, और MKS पद्धति में हम द्रव्यमान को किससे व्यक्त करते हैं, किलोग्राम से व्यक्त करते हैं। तो m1 का मान लिखेंगे हम 1 किलोग्राम, ठीक है। m2 पद्धति 2 हमें जिसमें चेंज करना है वो हमारी कौन सी है, CGS। तो CGS में हम द्रव्यमान को किस में मापते हैं, ग्राम में। तो यहां से जो m2 का मान आएगा वो कितना आएगा, 1 ग्राम। A की वैल्यू कितनी है आपकी 0। L1 यानी कि लंबाई को हम MKS पद्धति में किस में मापते हैं, मीटर में। तो ये आएगा आपका 1 मीटर। L2 यानी CGS पद्धति में लंबाई को किस में मापते हैं हम, सेंटीमीटर में। तो 1 सेंटीमीटर की घात b का मान कितना है आपका 1। T1 समय को MKS पद्धति में भी सेकंड में मापते हैं और CGS पद्धति में भी किस में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं। तो ये आएगा आपका 1 सेकंड बटे के 1 सेकंड की पावर कितना, -2। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो ये आएगा 9.8। अब हम जानते हैं कोई भी संख्या हो, जैसे 1 किलोग्राम अपन की 1 ग्राम है, इसकी पावर 0 लग रही है, इसकी पावर क्या है 0 है। तो x कोई भी संख्या है, इसकी पावर 0 है, तो इसका मान कितना होता है, हमेशा आपका सदैव 1 होता है। तो इसका मान होगा आपका 1 × के 1। 1 मीटर है, आपको किस में चेंज करना है, CGS पद्धति। तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे इसको, क्या करेंगे, 1 मीटर को क्या लिखेंगे 100 सेंटीमीटर अपॉन के 1 सेंटीमीटर की घात 1 सेकंड से 1 सेकंड कैंसिल हो गया और ये बचा 1 की पावर -2। तो ये आया आपका सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल 100, तो ये आया 9.1 × के 1 × के 100 और 1 की पावर -2 के कितनी भी पावर हो 1 की, क्या आता है 1 ही आता है। तो इसको गुना करेंगे तो 100 एकम के 100 एकम के 100 100 को 9.8 से गुना करेंगे तो ये कितना आएगा 980। किसमें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में नहीं आएगा, अब किस में आएगा, पद्धति 2 में। मीटर को किस में चेंज किया हमने, सेंटीमीटर में, और समय तो आपका सेकंड में रहता ही है, सेकंड स्क्वायर।
तो इस प्रकार से आपका गुरुत्वीय त्वरण जी का मान एमकेएस पद्धति में कितना था, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। तो इसका सीजीएस पद्धति में मान कितना आया, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक, किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में चेंज करना। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब